हेलो स्टूडेंट, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने जा रहे हैं 2 डायमेंशनल एरे यानी 2D एरे। अब ये जो पार्ट चल रहा है वो सेकंड है और जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था इसे वो था 1 डायमेंशनल एरे। चैप्टर सेकंड एरे, चैप्टर का नाम एरे है। तो अब 2 डायमेंशनल एरे की बात करें तो 2 डायमेंशनल एरे होता क्या है। चलो, तो यहाँ पर जो अपने लास्ट वाले वीडियो में 1 डायमेंशनल एरे पढ़ा था उसमें तो क्या था कि कोई भी अगर जैसे शब्द हैं यानी कोई डाटा है वो या तो रो में एंटर करेंगे और या फिर अपन एंटर करेंगे कॉलम में, यही था, यानी पंक्ति या स्तंभ, इसमें अपन डाटा को एंटर करते थे। लेकिन क्या हुआ है कि 2 डायमेंशनल में क्या इन दोनों को कंबाइंड करके इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी इन दोनों का संयोजन करेंगे अपन, और जब संयोजन करके बनाएंगे तो वो कहलाएगा 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, यानी ये हो गया 2D। अब 2D एरे है, इसकी अपन डेफिनेशन लिखते हैं। देखो कि व्हेन एरे एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स दैट एरे इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। यानी यहाँ पर देखो अंडरलाइन कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, इसका मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, यानी व्हेन एरे एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स दैट एरे इज कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल एरे। यानी जब एरे में जो तत्व हैं उन तत्वों को यानी रो और कॉलम में संयोजन करके व्यवस्थित किया जाता है तो उस एरे को अपन बहुआयामी एरे कहते हैं। समझ गए? यानी किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, स्तंभ और कॉलम में। ठीक है नहीं, यानी रो और कॉलम यानी जिसे अपन कह सकते हैं पंक्ति या स्तंभ के अंदर तत्वों को यानी एलिमेंट को अपन अरेंज करेंगे या व्यवस्थित करेंगे, उनको अपन एरे कहते हैं। अब बात करते हैं एरे तो किस प्रकार से होता है। एक बार आप यहाँ ध्यान दे दीजिए, फिर आराम से लिखना। पहले तो आप कुछ मत करो, पहले इसका आप समझो और समझने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद लिखना। अब बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर लेता हूँ जैसे इंटीजर में। इंटीजर क्या है, एक डाटा टाइप है, और यहाँ पर जो मैंने लिया है वो क्या है, मार्क्स। और मार्क्स जो मैंने लिए वो क्या है, एक एरे का नेम। अब यहाँ पर जो मैं ये आई है, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 3 और ये जो जे है यहाँ पर लिखता हूँ मैं 4। ठीक है, ये आई और ये जे, समझ गए। अब देखो क्या होता है कि जब 2D एरे होता है, आई है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को, और ये जे है वो किसको प्रेजेंट करेगा, कॉलम को। समझ गए। अब ये कह रहा है कि एक इंटीजर और मार्क्स है, उसमें आई और जे को मुझे दर्शाना। अब मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ, आप एक बार देखो, जिसके अंदर मुझे 3 रो और 4 कॉलम बताने हैं। यानी ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम और ये 3 और 4 कॉलम। ये 1 रो, ये 2 रो और ये 3 रो हो गए। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कुछ डाटा को एंटर करूँगा। यानी डाटा को एंटर किया मैंने 5, 7, 8, 9, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 19, 30, 25, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया 40, 14, फिर उसके बाद 20, 17 और 10। ये क्या है, मेरे उनके डाटा को मैंने एंटर कर दिया। अब क्या करता हूँ, जैसे ही मैंने डाटा को एंटर किए तो अब आपको पता हो तो फर्स्ट जब हमने 1 डायमेंशनल यानी इसका जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था यानी 1 डायमेंशनल एरे के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, हमेशा 0, और जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या होगा, यानी जो जिसे अपन कह सकते हैं 1 लेस देन साइज ऑफ एरे, यानी एरे की एक साइज से एरे की साइज से एक कम। यानी अगर बात करें तो n-1 ये होगा। तो अब इसका यहाँ का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो देखो m और क्या है 0। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट m1, थर्ड एलिमेंट m2 और फोर्थ एलिमेंट की बात करें तो देखो ये 4 है, 4 में से -1 कर दो, क्या रह जाएगा 3, तो ये लास्ट एलिमेंट 3। अब इसी प्रकार ये तो कॉलम के एलिमेंट बता दिया। अब मैं रो के एलिमेंट की बात करूं तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0 और लास्ट एलिमेंट क्या बताया कि जो साइज दे रखी है एरे की उस साइज से एक कम, यानी एरे की साइज 3 दे रखी है तो 3 से एक कम कर दो 2 और यह लगा दो m1। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो नाम लिख रहा हूँ
ये लिख दिया मैंने मार्क्स, और जो ये मार्क्स मैंने नाम लिखा है वो है एरे नेम। क्या है? एरे नेम। ठीक है, अब ये वाले सब क्या है? एलिमेंट है, और इनके अंदर मैंने कर दिया डाटा को स्टोर। अब आप समझ गए कि फर्स्ट एलिमेंट 0 होता है और लास्ट एलिमेंट है वो क्या होता है? n-1, यानी आप इसे एक दूसरे नाम से भी कह सकते हो 1 लेस देन साइज ऑफ एरे, यानी एरे की साइज से एक कम। ठीक है, चलो यह आप उतार देना, समझ गए। और जो मैंने यहाँ पर जो अंडरलाइन कर रखी है रेड पेन से, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सेकंड, इसका टॉपिक है वो है डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे, यानी 2D एरे का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। बस देखो, डिक्लेरेशन करने का कोई ज़्यादा अटैक नहीं है। जैसा आपने 1 डायमेंशनल एरे में डिक्लेरेशन करना सीखा था वो के वो इसी में है, बस फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि जहाँ पर अपन साइज लिख देते, जहाँ पर अपन साइज लिखते थे यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। तो देखो क्या सिंटैक्स ये कहता है कि सबसे पहला आएगा डाटा टाइप, ये भी फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद आएगा एरे नेम, ये भी 1 डायमेंशनल एरे में आया था। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहा है कि इसके अंदर एक दो चीज और आ जाएगी, नंबर ऑफ रोज एंड अगला आ जाएगा अपना नंबर ऑफ कॉलम और सेमी कॉलन से बंद। यानी इस प्रकार से 2D एरे यानी सेकेंड डायमेंशनल एरे को अपन डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, अब इसका ये तो था सिंटैक्स। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो ये देखो एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। यहाँ देखो क्या है, डाटा टाइप। अब डाटा टाइप मैंने यहाँ लिख दिया इंटीजर, एरे नेम यहाँ लिख दिया मैंने मार्क्स। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, साइज ऑफ रो, तो रो की जो साइज है वो मैंने दे दी 3, और साइज ऑफ कॉलम की बात करते हैं यहाँ पर दे दी मैंने 4। ये हो गया डिक्लेरेशन। अब ये तो था अपना फर्स्ट डाटा टाइप के अंदर। अब इसकी जो सेकंड डाटा टाइप है वो है फ्लोट में लेते हैं। तो फ्लोट में देखो यहाँ लिख दिया मैंने ए, और जो ए की जो साइज है यानी साइज ऑफ रो, तो रो की जो साइज है वो ने मैंने दे दी 6, और जो कॉलम की साइज है वो भी दे दी मैंने 6। ये डिक्लेरेशन हो गया। यानी इस प्रकार से अपन डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ये क्या, 6 तो आपको रो बनानी है और 6 ही आपको बनाने कॉलम। इस प्रकार इसमें आपको 3 बनानी है रो और 4th बनाने आपको कॉलम। समझ गए? इस प्रकार से अपन 2 डायमेंशनल एरे यानी 2D एरे का डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, तो 2 यामी एरे की घोषणा में बात करें तो सिंटैक्स मैंने आपको बता दिया कि डाटा टाइप है, और उसके बाद एरे का नेम आएगा, फिर उसके बाद साइज ऑफ रो, और फिर उसके बाद साइज ऑफ कॉलम। ठीक है, अब ये जो साइज ऑफ रो और कॉलम है इनको अपन आई और जे से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी आई और जे के द्वारा इनको दर्शाया जाएगा। अब इनका आरंभीकरण, अब अगर आरंभीकरण की बात करें कि इनका प्रारंभ कैसे होगा या उनका आप इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, तो जिस प्रकार से अपने 1D के अंदर यानी 1 डायमेंशनल, 1D का मतलब हो गया 1 डायमेंशनल एरे के अंदर अपने इनिशियलाइजेशन किया था। कितने प्रकार से किया था? 2 प्रकार से। कौन कौन से थे? कौन कौन से थे? यानी एक तो था अपना कंपाइलर टाइम इनिशियलाइजेशन और एक था अपना रन टाइम इनिशियलाइजेशन। कंपाइलर टाइम में क्या होता था कि प्रोग्राम के अंदर ही होता था, और ये होता था प्रोग्राम में निष्पादित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं 2 यामी एरे का प्रारंभ, यानी आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन गिविंग एलिमेंट टू एन एरे इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। यानी तत्व को तत्व यानी घोषणा करने के बाद या ऐलान करने के बाद तत्व को तत्व देना ही क्या कहलाता है? इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ये आप समझ गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में इसको उतार देना। ठीक है, अब बढ़ते हैं इससे आगे।
अब बात करते हैं, यानी जो इनिशियलाइजेशन होता है ये कहता है कि किसी की घोषणा करने के बाद किसी तत्व को तत्व देना ही एरे का इनिशियलाइजेशन कहलाता है। अब इनिशियलाइजेशन है वो अपने, अगर आपके देखा जाए तो इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है कंपाइलर टाइम इनिशियलाइजेशन और सेकंड पे है रन टाइम इनिशियलाइजेशन, यानी कंपाइल टाइम आरंभीकरण और रन टाइम आरंभीकरण। अब बात करते हैं कंपाइल टाइम आरंभीकरण की, ठीक है। इनमें से हमने पहला टॉपिक ले लिया कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें अपन बात करते हैं, तो देखो एलिमेंट्स आर असाइन टू एरे विद इन द प्रोग्राम व्हाइल इट्स डिक्लेरेशन द एलिमेंट आर सेपरेट बाय कॉमा एंड रिटन इन कर्ली ब्रैकेट, यानी तत्व जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट क्या होता है, प्रोग्राम के भीतर ही एरे के लिए उनको असाइन किया जाता है। यानी जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को जो हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उन प्रोग्राम के अंदर ही उनको अपन दर्शा देते हैं, कि जैसे मान लो 5 एलिमेंट को दर्शाना तो अपन उसको कोष्टक के अंदर फिर कॉमा लगा के उनको अपन प्रोग्राम के अंदर ही दर्शा दिया जाएगा। तो ये क्या होता है, ये होता है अपना रन टाइम कंपाइलर टाइम इनिशियलाइजेशन। फिर अब उसका सिंटेक्स भी होता है कि कंपाइल टाइम में आपको किस प्रकार से जो आप दर्शा रहे हो, यानी किस प्रकार से आप उनमें इनिशियलाइजेशन करोगे, तो इसका एक सिंटेक्स है। तो देखो पहले तो ये लिख लेना आप कि तत्वों को प्रोग्राम के भीतर एरे के लिए असाइन किया गया है, जबकि इसकी घोषणा तत्वों को अल्प विराम द्वारा अलग किया जाता है और मंझला ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब इसका जो सिंटेक्स है वो क्या है, वो सिंटेक्स आप समझो बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। देखो डाटा टाइप आएगा, फिर उसके बाद एरे नेम भी आएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपके आने वाला वो है साइज, क्या आएगा, साइज। और साइज को जब आप लिखोगे वो किसके अंदर लिखोगे, कोष्टक इस प्रकार से होगा, फिर उसके बाद इक्वल करके आप मंझला कोष्टक बना दो। अब जो हम यहां पर आने वाले हैं मंझला कोष्टक के अंदर सबसे पहला आएगा साइज ऑफ रो 1 मंझला कोष्टक बंद, फिर उसके बाद मंझला कोष्टक वापस स्टार्ट और यहां लिख दो साइज ऑफ रो 2 मंझला कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक स्टार्ट, साइज ऑफ रो, और ये हो गया 3rd नंबर पे, और फिर इसको कर दीजिए बंद। इस प्रकार से अपन डिक्लेरेशन करेंगे। तो अब आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझे, तो देखो यहां समझा देता हूं मैं आपको कि यहां डाटा टाइप है वो इंटीजर लिया मैंने, एरे का नेम है वो मैंने मार्क्स ले लिया। अब मैं ये कह रहा हूं साइज, मैंने एक साइज दे दी 3 और एक साइज मैंने दे दी 4, ठीक है। यहां पर मैं इसको सेमीकोलन से बंद करूंगा। अब अगर मुझे इसका मैटर निकालना तो देखो मैं इसको बराबर करूंगा और फिर एक कोष्टक बनाऊंगा। अब यहां पर दूसरा कोष्टक मंझला कोष्टक स्टार्ट किया। अब मुझे देखो 3 रो और 4 कॉलम बनाने हैं, तो ये 3 रो में और 4 कॉलम में देखो 5, 7, 8 और 9, ये कितनी हो गई, 1 रो कॉमा, सेकेंड रो 15, 19, 30 और 25, ये होगी सेकेंड रो, फिर कॉमा, फिर उसके बाद 3rd रो में बात करें तो 14, 20, 17 और 10, ये 3rd रो होगी, और इस कोष्टक को बंद कर दिया और इसे सेमीकोलन से बंद कर दी। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर मैंने 3 रो ली तो 1 रो, 2 रो, ये 3 रो होगी, और ये क्या 4th कॉलम, तो 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार से अपन कंपाइल टाइम, ठीक है नहीं, यानी कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, किसका, 2D एरे का, ठीक है। तो ये देखो मैंने जो अंडरलाइन कर रखा है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंटीजर मार्क्स से योग है, और इस प्रकार से अपन इसको कंपाइल टाइम को डिक्लेरेशन करते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो इसका जो सेकेंड इनिशियलाइजेशन है वो है रन टाइम आरंभीकरण, ठीक है ना, यानी रन टाइम इनिशियलाइजेशन। तो देखते हैं ये क्या होता है। अब बात करते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन की। तो इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट दे रखे हैं, यानी ये कहता है एलिमेंट आर असाइन टू इट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूट, यानी जो प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान इसे सौंपा जाता है उसको अपन रन टाइम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अब देखो रन टाइम इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि इसका कोई सिंटैक्स तो है नहीं, बस इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल समझ लो आप।
अगर आपने ये एग्जाम्पल समझ लिए तो इसका मतलब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा रन टाइम इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, वो आपको लिखना बाद में, क्योंकि आपको नोट्स में उपलब्ध करवा दिया जाएगा किस प्रकार से। ठीक है, पहले तो आप समझ लो, समझने के लिए अपन यहाँ प्रयोग करें। अब जैसे मैंने यहाँ इंटीजर लिया, ठीक है, अब इंटीजर में मैंने आपको क्या दर्शाया था, मार्क्स दर्शाए थे, ये लो मार्क्स। फिर यहां पर मैंने क्या दर्शाया था, साइज 3 और 4। कोष्टक करता हूं मैं बंद। अब आपको अगर पता हो, तो ये जो 3 है वो क्या है, रो, और ये क्या है, कॉलम। अब मैंने आपको एक और बताया था, रो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉलम है वो जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जब मुझे एक कार्य को बार बार करना पड़ेगा, अब मैंने बताया मार्क्स है वो कितनी बार एंटर करें, 3-4 बार, 16 कम से कम 12 बार हो जाएंगे एंटर। अब मैं क्या करूंगा कि इन मार्क्स को बार बार करना पड़ेगा। बार बार करने के बजाय मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप का उपयोग करूंगा यहां पर, यानी मैं लूप का उपयोग करूंगा। और जैसे मैं लूप का उपयोग करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, मुझे एक ही कार्य को बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर मैं कोष्टक बनाता हूं और यहां लिखता हूं फॉर लूप। अब i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3 और i प्लस प्लस। फिर मैं वापस एक मंजिला कोष्टक बनाऊं और फिर मैं वापस एक फॉर लूप का उपयोग करूं, और यहां पर i तो मैंने रो के ले लिया, अब मैं ले रहा हूं j, और जो j ले रहा हूं वो मैं ले रहा हूं किसके लिए, कॉलम के लिए। j मैं ले रहा हूं किसके लिए, कॉलम के लिए। तो यहां पर j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 4 और j प्लस प्लस। ठीक है, ये समझ गए। अब क्या करूंगा कि अब मैंने यहां पर तो ले लिए, अब इनका मुझे क्या निकालना है, प्रिंट एफ। तो यहां ले लिया मैंने प्रिंट एफ, और यहां लिखूंगा एंटर द मार्क्स। अब प्रिंट एफ के बाद मैं लिखूंगा यहां स्कैन एफ। अब आपको पता हो तो यहां पर परसेंटेज डी क्यों आई, क्योंकि हमने यहां क्या लिया, इंटीजर। अगर यहां पर मैं फ्लॉट लेता तो परसेंटेज एफ आते। ठीक है, फिर सिंगल कॉमा के बाद एंड का सिंबल, और यहाँ एम लगाऊं, और एम के बाद यहाँ लिखूं मैं आई और जे, रो और कॉलम, कोष्टक बंद। अब ये देखो 1 मंजिला कोष्टक और ये 2nd मंजिला कोष्टक। इस प्रकार से रन टाइम इनिशियलाइजेशन किया जाता है। इसमें आपको कोई तकलीफ या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा अपना रन टाइम। कि रन टाइम में क्या होता है कि एलिमेंट्स आर असाइन टू इट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं यानी प्रोग्राम का जब अपन निष्पादन करते हैं और उन निष्पादन के दौरान तत्वों को किसी और से सौंप दिया जाता है, तब वो रन टाइम इनिशियलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और यहाँ तक लगभग अपने जो 1 डायमेंशनल एरे था उसी के समान है। अब जैसे 1 डायमेंशनल एरे में देखो, अगर हमने पढ़ा 1 डायमेंशनल एरे क्या है, तो देखो एक बार मैं आपको वापस बताऊं जिसे आपको समझ में आ जाए। जैसे 1 डायमेंशनल एरे था तो वो क्या था, 1D में क्या था कि इसमें सिर्फ रो या कॉलम, लेकिन 2D में क्या है, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, डिफरेंट इतना ही है। अब ये तो था इनका डेफिनेशन। अब इसका अगर डिक्लेरेशन की बात करें तो डिक्लेरेशन में क्या है, एक ही फर्क है, डाटा टाइप इसमें भी आती है और एरे नेम इसमें भी आता है, और यहां पर आता है वो क्या आती है, साइज। लेकिन यहां जो फर्क रहे वो क्या रह जाएगा, यहां डाटा टाइप आएगी, फिर उसके बाद एरे नेम आएगा, और एरे नेम के बाद यहां पर जो आपकी लगेगी सबसे बड़ी बात वो लगेगी
नंबर ऑफ रो और फिर लगेगा अपना नंबर ऑफ कॉलम, फिर बंद। ठीक है, ये डिक्लेरेशन की बात हुई। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन के बाद हमने सीखा क्या? हमने सीखा इनका आरंभ करना यानी इनिशियलाइजेशन। और इनिशियलाइजेशन की बात करें तो वो हमने दो टाइप से पढ़ ली, एक तो रन टाइम और एक हमने पढ़ा कंपाइल टाइम। ये दो प्रकार से पढ़े। ठीक है, यही 1 डायमेंशनल में पढ़ा और यही अपन 2 डायमेंशनल यानी 1D और 2D में पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है, अगला जो हमारा इसमें सबसे बड़ी बात अब होता है इनका गणना करना, कैलकुलेशन करना। अब देखो कैलकुलेशन करने के लिए क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 1D एरे का जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला वो और 2D के कैलकुलेशन के जो अब हम फॉर्मूले सीखेंगे, इनको आपको पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये एक बार नहीं 2-3 बार पूछा गया है। लास्ट ईयर ये जो एग्जाम लास्ट ईयर हुए थे उससे लास्ट ईयर जब एग्जाम हुए थे तब भी 1D एरे का पूछा था, और उन लास्ट ईयर से भी लास्ट ईयर जब एग्जाम हुए थे तो उनमें उन्होंने 2D एरे का ये जो कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है ये पूछा था। तो इसलिए ये थोड़ा ध्यान रखना कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये वाला जो अपन कैलकुलेशन करेंगे अपन। ठीक है, अब बात करते हैं कि एड्रेस कैलकुलेशन इन 2D एरे। तो 2D एरे के अंदर अपन पते की गणना करते हैं। तो 2D एरे के अंदर जब पते की गणना करेंगे तो किस प्रकार से करते हैं, देखो, इन ऑर्डर टू कलेक्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए 2D एरे इन मेमोरी दे आर एलोकेटेड ग्रेजुअल मेमोरी लोकेशन। यानी मेमोरी में एक 2D एरे के तत्वों को संग्रह करते समय, यानी जब एक मेमोरी है हमारे पास और उन मेमोरी के अंदर जो 2D एरे के जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को अपन क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, और उनको स्टोर करते समय उन्हें एक क्रमिक मेमोरी लोकेशन आवंटित किए जाते हैं और उसके अनुसार ही उन मेमोरी के अंदर उनको अपन स्टोर कर सकते हैं। अब इनके जो दो तरीके हैं कि किस प्रकार से इनका कैलकुलेशन किया जाएगा और किस प्रकार से इनका अपन मेमोरी को आवंटन करते हैं। तो देखो 1D में तो क्या था कि रो या तो रो के माध्यम से करेंगे या कॉलम के माध्यम से, लेकिन इसमें तो क्या है, इसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसका, रो और कॉलम का। इसलिए इनको रो मेजर सिस्टम भी कहते हैं या रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर, या फिर आप उसको रो मेजर सिस्टम या कॉलम मेजर सिस्टम के नाम से भी जान सकते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है वो यहाँ लिखी हुई है कि अगर जैसे अपन फॉर्मूले का कैलकुलेशन करेंगे या फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां पर जो रो है वो रिप्रेजेंट m के द्वारा किया जाएगा, यानी m है वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, रो को, और यहाँ जो कॉलम है वो रिप्रेजेंट करेगा n को। अब आप पूछोगे सर एक i और j भी होता है, i और j जो रिप्रेजेंट करता है वो सिर्फ लूप के अंदर रिप्रेजेंट करता है, और ये दोनों जो रिप्रेजेंट करेंगे जब हम किसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन करते थे उस समय इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द एरे aij कैन बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग 2 वे। अब ये कह रहा है जो ये एरे का पता है, ये जो कैलकुलेशन है अपन एरे के किसी तत्व की जो कैलकुलेशन है या गणना है वो नीचे दिए गए कुछ 2 वे है। कौन कौन से, एक तो रो मेजर सिस्टम और एक कॉलम मेजर सिस्टम। इन दो सिस्टम के द्वारा या इन दो सिस्टम के माध्यम से अपन एरे की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तो सबसे पहले लेंगे अपन रो मेजर सिस्टम, और रो मेजर सिस्टम का जो फॉर्मूला है वो देख लो आप, रो मेजर सिस्टम पंक्ति प्रमुख प्रणाली, और इसका जो फॉर्मूला है वो ये देखो, aij कॉलम इज इक्वल टू b प्लस w मल्टीप्लाई कोष्टक n इंटू कोष्टक i माइनस एल आर कोष्टक बंद प्लस j माइनस एल सी कोष्टक बंद और कोष्टक ये भी बंद। अब ये कॉलम की बात करें तो देखो बेटा, अब यहाँ पर जो n है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को। तो एल आर का मतलब होता है लिमिट, जो इसकी लोअर रो की सीमा होती है वो, इसलिए एल आर के आगे n आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि a i j b w इंटू, और यहाँ पर m नहीं आएगा
m क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये रो के लिए और ये कॉलम के लिए, तो कॉलम के आगे m आएगा। क्यों आएगा? कि वो m है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो b प्लस डब्ल्यू इंटू कोष्टक i माइनस एल आर कोष्टक बंद प्लस m इंटू कोष्टक स्टार्ट और फिर j माइनस एल सी कोष्टक बंद। इस प्रकार से अब इनका सभी का आप मतलब एक बार समझ लीजिए कि i का मतलब क्या, j का मतलब क्या, w का मतलब क्या है। तो देखो b का मतलब होता है बेस एड्रेस, यानी जिसका आधार पता। i का मतलब होता है रो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्व की पंक्ति संख्या, और j का मतलब होता है कॉलम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी तत्व की स्तंभ संख्या। ये तो पंक्ति और ये स्तंभ संख्या। W का मतलब होता है द स्टोरेज साइज इन बाइट ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द एरे, यानी एरे में उपस्थित एक तत्व की स्टोरेज साइज वो हमेशा आपको बाइट में मिलेगी। चाहे वो अगर मान लो जैसे इंटीजर में होगा तो भी, अगर मान लो जैसे फ्लोटिंग पॉइंट दे रखा तो उसकी साइज आपको बाइट में मिलेगी, अगर इंटीजर का है तो भी आपको बाइट में मिलेगी। तो इस प्रकार से जो इसकी साइज होगी वो आपको बाइट में रिप्रेजेंट की जाएगी। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम, यानी स्तंभ की कुल संख्या, और m का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ रो, यानी पंक्ति की कुल संख्या। मैंने आपको बताया था m है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो को, और n है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉलम। ठीक है, तो यहाँ लिखा टोटल नंबर ऑफ कॉलम यानी स्तंभ की कुल संख्या, और टोटल नंबर ऑफ रो यानी पंक्ति की कुल संख्या। हो गए। अब LR का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ रो, यानी पंक्ति की निचली सीमा। अगर दी हुई है तो आपको लिखनी है, अगर नहीं दी हुई है तो हमेशा 0 रहेगी। और LC का मतलब लोअर लिमिट ऑफ कॉलम, यानी स्तंभ की निचली संख्या। दी हुई है तो ठीक है, अगर नहीं दे रखी है तो वो हमेशा क्या रहेगी आपकी? 0। अब बात करते हैं क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के आधार पर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन ये दे रखा है, एक एरे, ठीक है, एक एरे है और उसमें अपन को ये कह रहा है एक एरे है और उसके x -15 फिर डॉट डॉट 10 15 40, जिसमें 1 बाइट स्टोरेज की आवश्यकता है। अगर शुरुआती स्थान 1500 हो तो लोकेशन i और j यानी 15 और 20 ज्ञात कीजिए। अब इसका देखो एक फॉर्मूला लेते हैं अपन, एक फॉर्मूला लेते हैं जिसे अपन कहते हैं रो सिस्टम का। पहले लेते हैं रो मेजर सिस्टम का, और रो मेजर सिस्टम का जो हमने फॉर्मूला लिया था, फॉर्मूला क्या था एक बार लिख लीजिए अपन। फॉर्मूला लिख लेते हैं, और फॉर्मूला ये है कि ai, j कोष्टक j इज इक्वल टू b प्लस डब्ल्यू इंटू कोष्टक n इंटू i माइनस एल आर कोष्टक बंद प्लस में फिर उसके बाद j माइनस एल सी कोष्टक बंद और ये बड़ा वाला कोष्टक बंद। अब देखो हमारे पास, देखो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं अगर, ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में देखो यहाँ पर देखो b बराबर, तो b बराबर हमारे पास 1500 है। अब अगर बात कर रहे हैं w की, तो w हमारे पास 1 बाइट, मैंने आपको बताया था कि एक स्टोरेज साइज होगी। फिर उसके बाद अगर n की बात करें तो n हमारे पास अभी तक है नहीं, उसको ज्ञात कैसे करना वो मैं बताता हूँ। अब अगर i की बात करें तो i हमारे पास ये रही 15, ये 15, ठीक है। अब बात करते हैं अपन LR की, तो LR हमारे पास है, कहाँ पर है, ये रहा लोअर लिमिट ऑफ रो माइनस का 15। अब बात करें अगर LC की, तो LC हमारे पास है ये रही 15 प्लस की। और अब बात करते हैं I के बाद J की, तो J हमारे पास ऑलरेडी है ये रहा 20। अब हमें ज्ञात क्या करना है, N, और एक ज्ञात करना है M। इन दोनों को ज्ञात करने के लिए अपन यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, और वो फॉर्मूला है ये कि M बराबर UR माइनस LR प्लस का 1। UR में ये हो जाएगा कि ये 10 माइनस माइनस का 15 और इसमें प्लस 1। अब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 10 प्लस 15 प्लस 1 यानी 25 और 1 26, ये हो गई 26। अब m कैसे ज्ञात करना है, ये हो गया अपना n, और अब ज्ञात करना है m, तो m में भी वही सिस्टम है, UR
माइनस एल आर प्लस का 1, यानी 40 माइनस 15 प्लस का 1, ये कितने हो गए 25 प्लस 1 यानी 26, यानी m भी 26 और n भी 26। अब इसको फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं अपन, इधर ध्यान देना। अब ये हमारे पास जो फॉर्मूला है वो देखो कि ए आई जे इज इक्वल टू बी प्लस डब्लू एन इंटू आई माइनस एल आर प्लस जे माइनस एल सी कोष्टक बंद। तो देखो बी में कितने हमारे पास 1500 प्लस का ये 1, एन में हमारे पास क्या है 26 इंटू आई में हमारे पास क्या है 15 माइनस एल आर में क्या है माइनस के 15, ये माइनस के 15 प्लस करो। जे में हमारे पास कितनी वैल्यू है 20 और एल सी की वैल्यू कितनी है 15, ये 15। अब देखो 1500 प्लस का 1 कोष्टक 26 इंटू माइनस माइनस के हो गए 15 माइनस माइनस के हो गए प्लस, और 15 और 15 कितने हो गए 30 प्लस 20 में से 15 गए पीछे रह गए 5, ये 5 कोष्टक बंद। फिर उसके बाद इक्वल 1500 प्लस, अब ये क्या करेंगे अपन इसको और इससे गुणा करेंगे, और इसको और गुणा करने पर कितने प्राप्त होते हैं हमें वो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जैसे 26 और इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ये लो तो कितने हो गए 780, तो ये लो 780 प्लस के 5। फिर उसके बाद क्या करते हैं इनको जोड़ो 1500 प्लस 1 और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। अब इनको जोड़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 785, तो ये गुणा 785, क्योंकि ये कोष्टक हटा तो गुणा है, यहाँ पर सिंबल दे रखा है, जैसे यहाँ सिंबल दे रखा है, ठीक है, नहीं है तो भी गुणा ही होना है, ठीक है, ये हो गए। अब क्या करते हैं 1500 प्लस 1 को 785 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 785 ही आएंगे, और अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितने होने 2285, ये इसकी हो जाएगी आंसर। तो ये जो हमने सिस्टम सीखा वो कौन सा था, फर्स्ट, यानी फर्स्ट सिस्टम है वो रो मेजर सिस्टम, ठीक है। ये अपने दे रखा है, यहाँ उतारा हुआ है मैंने, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से देख लेना किस प्रकार से अपन इसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, अब आपको एक काम करना है कि अपने घर से कॉलम मेजर सिस्टम को कैलकुलेशन करके ले आना है। और कॉलम मेजर सिस्टम का कैलकुलेशन में मैंने आपको फॉर्मूला ये बता दिया कि किस प्रकार का फॉर्मूला है, बी प्लस डब्ल्यू हो गया इंटू आई माइनस एल आर प्लस फिर एम इंटू जे माइनस एल सी। इसको आप अपने घर से होमवर्क के रूप में करके आओगे, ठीक है। थैंक यू। अगला जो भी होगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।